हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक रहने वाला है ह्यूमन ब्लड। इससे पहले लास्ट 2 क्लास में हमने स्क्लेरोटिक सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा था। जो भी क्वेश्चन वहां से बनते हैं वनडे एग्जाम के लिए, वो वहां से सफिशियंट थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो देखिएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ह्यूमन ब्लड, ब्लड के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद में ब्लड के बाद में हम पढ़ेंगे आपका परिसंचरण तंत्र। उसमें ब्लड के बारे में बहुत सी जानकारियां हमारे काम आएंगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव रक्त के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या है रक्त, कैसे काम करता है, और परिसंचरण तंत्र में ये क्या काम करता है, ये सब बातें हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे हम? ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है मानव रक्त? ह्यूमन ब्लड, सबसे पहला पॉइंट है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है ब्लड? कोई ऑर्गन नहीं है, कोई कोशिका नहीं है, कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ एक टिश्यू यानी ऊतक है। और वो भी कैसा ऊतक है? तो आप बताएंगे तरल संयोजी ऊतक है। आपका लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव का मतलब क्या होता है? एक से दो से अधिक चीजों को जोड़कर रखना। तो आपका जो ब्लड है ये भी हमारे सभी शरीर के अंगों को क्या करता है? जोड़ कर रखता है, कनेक्ट करके रखता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए इसको तरल बोलते हैं। और है क्या ये? तो एक प्रकार का ऊतक है। ऊतक हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा था कितने प्रकार के ऊतक होते हैं। और उसमें हमने ब्लड के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल की थी कि ब्लड क्या है। तो ब्लड एक आपका तरल संयोजी ऊतक है, याद रखेंगे। अगला है, यह मीसोडर्मल परत से बनता है। मीसोडर्मल परत क्या होती है? जब भी फूड का निर्माण होता है, जब भी माँ के पेट में पहले जब एम्ब्रियो बनता है तो सबसे पहले 3 परतें बनती हैं। इन्हीं 3 परतों से क्या होता है? सभी ऑर्गन्स बनते हैं। इन्हीं 3 परतों से क्या होता है? ऑर्गन्स बनते हैं। तो जो आपकी बाहरी परत होती है इसको हम बोलते हैं एक्टोडर्मल। क्या बोलेंगे? एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल जो बाहरी परत होगी उसको क्या बोलेंगे? एक्टोडर्मल। उसके बाद की जो दूसरी परत होगी इसको हम बोलते हैं मीजोडर्मल। क्या बोलेंगे? मीजोडर्मल। ऐसे ही जो अंदर की परत होगी इसको हम बोलते हैं इंडोडर्मल। क्या बोलेंगे? इंडोडर्मल। तो ये 3 परतें हैं। सबसे पहले एम्ब्रियो जब बनता है तो 3 परतों से ही बनता है, जिसमें पहली परत होगी एक्टोडर्मल, उसके अंदर वाली मीजोडर्मल और सबसे अंदर वाली एंडोडर्मल। इन 3 परतों से क्या होता है? टिश्यू, और टिश्यू से ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपका जो ब्लड बनता है वो कौन सी परत से बनता है? तब याद रखेंगे आप, मीजोडर्मल से। जो दूसरी लेयर होती है इसी से आपका ब्लड का निर्माण होता है। और एक्टोडर्मल से किसका निर्माण होता है? तो याद रखेंगे जो आपकी त्वचा है, स्किन। तो स्किन का निर्माण कौन सी परत से होगा? तब आप बताएंगे एक्टोडर्मल से। ऐसे ही एंडोडर्मल से कई ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे आपका लंग्स हो गया, किडनी हो गई। इस तरीके से जो इंटरनल पार्ट है, ऑर्गन्स हैं, वो एंडोडर्मल से भी बनते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पर ब्लड जो है वो एक मीजोडर्मल लेयर से बना हुआ क्या है? टिश्यू है, ऊतक है। अगला है आपका, शरीर में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। ये अस्थिमज्जा क्या है? इंग्लिश में इसको हम बोन मैरो बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बोन मैरो। तो होता क्या है, जो हमारे शरीर में बड़ी बड़ी हड्डियां हैं, बड़ी बड़ी हड्डियों में क्या होगा? अंदर एक खोखला भाग होता है। यहाँ पर क्या होगा? खोखला भाग होता है। और यहीं पर कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जहां पर क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। इसी भाग को हम बोलते हैं अस्थिमज्जा या बोन मैरो। क्या बोलेंगे इसे? अस्थिमज्जा, बोन मैरो। ये सिर्फ लंबी लंबी हड्डियों में या कहें बड़ी हड्डियों में पाया जाता है। जैसे आपकी ये उंगली की हड्डी हो गई तो इसमें बोन मैरो नहीं होगा।
तो कहाँ होगा? आपकी थाई बोन, जिसको हम फीमर कहते हैं, ये हो गई। आपके हाथ की बोन, आपके जो है पीछे की रीढ़ की हड्डी, इनमें लंबी लंबी हड्डियों में क्या होगा? खोखला स्थान होगा। यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के टिश्यू पाए जाएंगे और वहीं पर क्या होगा? ब्लड का निर्माण होता है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये तो बड़ी बड़ी हड्डियों में होता है, मजबूत हड्डियों में होता है, तो जो बच्चा होता है या कहें कि जो एम्ब्रियो है, तब खून का निर्माण कहाँ होता है? तब खून कहाँ बनता है? तब याद रखेंगे आप, तो बच्चा या फिर भ्रूण में जो ब्लड का निर्माण होगा वो लीवर में होगा। कहाँ होगा? लीवर में। याद रखेंगे, यकृत में निर्माण होता है भ्रूण या फिर बच्चे में, क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी हड्डियां या मजबूत हड्डियां नहीं होती हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, एडल्ट होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा? हड्डियां मजबूत होंगी और बड़ी होंगी, तो वहां पर बोन मैरो बन जाएगा और बोन मैरो में फिर रक्त का निर्माण होता रहेगा। अगला है आपका, ब्लड जो है क्षारीय होता है। कैसा? हल्का क्षारीय होगा। तो आपने पढ़ा होगा, जो आपकी किसी भी पदार्थ की प्रकृति जब चेक करनी होती है तो स्केल पैमाने पर रखते हैं, और स्केल पैमाने पे क्या होता है? तो 1 से 6 तक हम कह सकते हैं कि कोई भी जिसका पीएच मान 1 से 6 या 6 से लगभग 7 तक, 7 से पहले आएगा तो वो चीज क्या होगी? वो पदार्थ क्या होगा? अम्लीय होगा। अब जैसे ही किसी पदार्थ का पीएच मान 7 हो जाता है तो वो उदासीन हो जाता है, ना तो क्षारीय बोलेंगे और ना ही अम्लीय बोलेंगे। इसके बाद में 7 के बाद में जैसे ही 0.1 तक बढ़ेंगे तो वो क्षारीय होने लगता है। तो यहाँ पर आपका जो रक्त है ये कैसा है? क्षारीय प्रकृति का है। तो इसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 से ऊपर होगा। तो अप्रोक्स 7.4 पीएच मान इसका देखा जाता है। कितना? 7.4 पीएच मान होगा आपके ब्लड का। इसके बाद में ब्लड के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो हम कहते हैं हिमेटोलॉजी। ब्लड की स्टडी को क्या कहेंगे? हिमेटोलॉजी कहते हैं। अगला है, एक अडल्ट मनुष्य में, एक अडल्ट में कितना ब्लड होना चाहिए? तो याद रखेंगे 5 से लेकर 5.5, 5.5 से लेकर 5.5, ये लगभग फीमेल में होता है। किसमें? फीमेल में। इससे कुछ ज्यादा 5.5 से 6 तक ये मेल में होता है। तो अप्रोक्स में हम याद रखेंगे 5.5 से 6.5 लीटर, कितना? 5.5 से 6.5 लीटर ब्लड होना चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य में। जो कि कुल बॉडी की अगर परसेंटेज में बात करें तो आपका बॉडी वेट से 7% आपका ब्लड होना चाहिए, ये स्वस्थ मनुष्य के लिए है। आपका जितना भी वो है, क्या बोलेंगे, बॉडी वेट, उसका कितना? 7% आपके शरीर में ब्लड होना चाहिए। ये एक स्वस्थ मनुष्य के लिए। देखा हुआ, भ्रूण में ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? यकृत यानी कि लीवर में, या फिर कहाँ होगा? प्लीहा, जिसको हम बोलते हैं स्प्लीन। स्प्लीन में, प्लीहा या फिर स्प्लीन में कहाँ, किसमें ब्लड का निर्माण होता है? किसमें? भ्रूण में, एम्ब्रियो में ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? भ्रूण में, सॉरी, स्प्लीन में या फिर लीवर में, क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी हड्डियां नहीं होंगी और ना ही वहां पर बोन मैरो बना होता है। तो वहां पर निर्माण किस में होगा? लीवर या फिर स्प्लीन में। अगला है, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ये हीमोग्लोबिन क्या है? अगर हीमोग्लोबिन को हम डिवाइड करें तो ये 2 भागों में डिवाइड होगा। एक होता है हिम और दूसरा है ग्लोबिन। क्या बोलेंगे? हिम और ग्लोबिन। तो हिम क्या है? हिम जो है ये आयरन का एक कंपाउंड है, या कहें कि इसमें आयरन के कंपाउंड पाए जाते हैं, जिसके कारण ब्लड जो है लाल होगा। और ग्लोबिन जो है ये एक प्रकार की प्रोटीन है। क्या है ये? प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन जो है 2 वर्डों से मिलकर के बना हुआ है, हिम और ग्लोबिन। तो ग्लोबिन क्या है? एक तरीके की प्रोटीन है, और हिम क्या है? इसमें आयरन के कंपाउंड पाए जाते हैं, जिसके कारण ब्लड लाल होता है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे जो है आपका, ऐसे ही मनुष्य में ब्लड कैसा होगा? तब आप बताएंगे लाल रंग का होगा।
क्यों होगा? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन एक वर्णक यानी पिगमेंट पाया जाता है। किसी भी चीज का कलर जो है वो पिगमेंट से ही निर्धारित किया जाता है, तो उसमें पिगमेंट कौन सा है यानी वर्णक कौन सा है। तो ब्लड में जो वर्णक है मनुष्य के ब्लड में कैसा है? वो हीमोग्लोबिन है। ऐसे ही जो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस इसका जो रक्त है वो कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होगा? नीला होता, क्योंकि इसमें जो है हीमोसाइनिन वर्णक होगा। क्या होगा? पिगमेंट कैसा होगा? हीमोसाइनिन नामक पिगमेंट होगा, उसके कारण आपका ये जो ब्लड है इसका लाल होगा। तो वहां पर क्या था? हिम में क्या था? आयरन के कंपाउंड थे, लेकिन यहाँ पर कॉपर के कंपाउंड होंगे। यहाँ पर किसके कंपाउंड होंगे? कॉपर के कंपाउंड होंगे। अगला है आपका तिलचट्टा। तिलचट्टा या फिर कॉकरोच के खून का जो रंग होगा वो कैसा होगा? सफेद होगा। और किसके कारण? तो हीमोलिम्फ के कारण। इतना याद रखेंगे, कॉकरोच के ब्लड का जो रंग होगा वो कैसा होगा? सफेद होगा, क्योंकि उसमें हीमोलिम्फ नामक पदार्थ होता है। और जो आपका ऑक्टोपस है इसका रंग कैसा होगा? नीला होगा, क्योंकि यहाँ पर हीमोसाइनिन होता है। अब हम पढ़ेंगे ब्लड। हमें पढ़ना है किसका ब्लड? ह्यूमन का ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड में हम क्या पढ़ेंगे आज? वो थी आपकी बेसिक जानकारी। और अब आगे हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन ब्लड की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? ब्लड में दो घटक होते हैं, दो कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? आपका प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। जो पूरा ब्लड है, ब्लड के कितने कंपोनेंट्स? दो हैं, और उसमें आपका प्लाज्मा कितना है? तो 55%। आपके पूरे ब्लड में 55% क्या होगा? प्लाज्मा होगा। और कितना बचा? 45% क्या होगा? ब्लड सेल्स होंगी। ब्लड सेल्स जो है ये एक ठोस भाग होता है। कैसा है ये? ठोस भाग है। और जो आपका ब्लड लिक्विड है वो किसके कारण है? तो ये आपका प्लाज्मा के कारण है। ये कैसा भाग है? तो ये बताएंगे आप, तरल भाग है। तरल भाग है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ह्यूमन ब्लड में तरल भाग कितना परसेंट होता है? तब क्या आप बताएंगे? 55%। और ठोस भाग कितना है आपका? 45%। अब इसके बाद में हम एक एक करके दोनों कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। इसमें तो हमें सिर्फ प्लाज्मा ही पढ़ना है, और ब्लड सेल्स में हमको क्या पढ़ना है? तीन चीजें पढ़नी है। एक तो आपका आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, और तीसरा ब्लड प्लेटलेट्स। क्या पढ़ेंगे? ब्लड प्लेटलेट्स। ये आपके ठोस भाग में आ जाएंगे, ब्लड सेल्स में आ जाएंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं रुधिराणु। क्या बोलेंगे? रुधिराणु। बढ़े आगे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? क्या हेडिंग पड़ेगी हमारी? प्लाज्मा। ब्लड का मुख्य घटक जो है आपका प्लाज्मा। मुख्य घटक वैसे आरबीसी को मानते हैं, लेकिन जो पहला घटक होगा वो क्या होगा? हमारा प्लाज्मा। तो यह जो है पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। प्लाज्मा जो है आपके हल्के पीले रंग का क्या होगा? तरल भाग होगा। तो इसमें क्या क्या होता है देखिएगा। प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% क्या होगा? जल होगा, यानी कि पानी होगा। 90 से लेकर 92% क्या होगा? पानी होगा। ये हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा में। अगर ब्लड में देखा जाए तो 55% आपका प्लाज्मा हो गया और 45% सेल्स हो गई। अब प्लाज्मा में 90 से 92% क्या है? जल है। उसके बाद में आपका लगभग 6 से 7% क्या होगा? प्रोटीन होगा। 6 से 7% क्या होगा? प्रोटीन होगा। और लगभग 1% में आपके कुछ ग्लूकोज और क्या होगा? जल होगा। ग्लूकोज और जल, सॉरी आयन, आयन होंगे कुछ, और क्या होगा? ग्लूकोज होगा। तो इस तरीके से आपका प्लाज्मा का, ये प्लाज्मा के कंपोनेंट्स हैं। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या है? जल है, 90 से 92%। और 6 से 7% क्या होंगी? प्रोटीन होंगी। और लगभग 1% में आपके आयन और क्या होंगे? ग्लूकोज होंगे। तो प्रोटीन कौन कौन सी होंगी ये हमें देखना है। जल को तो आप जानते हैं, जल क्या है? जल जो है आपका लिक्विड तरल है। ये कितना है? 90 से 92% है। अब देखना हमें ये है कि प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं। तो पहला है आपका नंबर 1 है एल्ब्यूमिन प्रोटीन।
कौन सी? एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जो कि क्या काम करेगी? आयनों का संतुलन बनाए रखेगी। आयन आपके जैसे कि कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, सोडियम हो गया, इनका संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सी प्रोटीन है? आपकी एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। अगला है ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। क्या बोलेंगे? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। इसका काम क्या है? तो यह शरीर को एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षा, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, यानी कि एंटीबॉडी बनाती है। किसी भी कहें हम वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी। तो प्रतिरक्षा तंत्र को हम कहते हैं कि सहायता प्रदान करती है, या कहें कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी कौन बनाता है, कौन सी प्रोटीन बनाती है, तब आप बताएंगे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन बनाती है। इसके बाद में तीसरी प्रोटीन है आपकी फाइब्रिनोजिन, और साथ ही साथ आपको प्रोथ्रोम्बिन भी मिलेगा देखने को। ये दो प्रोटीन क्या काम करते हैं? तो रक्त का थक्का जमने में मदद करते हैं। रक्त का थक्का कहाँ? शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर। जब भी आपको चोट लग जाती है तो क्या होता है? थोड़ी देर ब्लड निकलता है और फिर बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके ब्लड में प्लाज्मा है, और प्लाज्मा में क्या है? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजिन प्रोटीन है। कौन कौन सी? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन प्रोटीन है, इसलिए आपका ब्लड का थक्का यानी क्लॉट हो जाता है। और बाकी की आपके ये तीन जो थी, ये प्रोटीन थी किसमें? प्लाज्मा में। और क्या था? जल था, बाकी के आयंस और ग्लूकोज थे। अब इसके बाद में हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है आरबीसी, यानी कि क्या बोलेंगे हिंदी में? इंग्लिश में अगर हम बात करें तो रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, या फिर कहीं पर कार्पल्स भी लिखा मिलेगा आपको। लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं या रुधिराण, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी। क्या बोलेंगे? रेड ब्लड कार्पल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स। क्या होता है? तो इनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। केमिकल नेम जरूर याद रखेंगे। आपके आरबीसी का नाम है एरिथ्रोसाइट, ऐसे ही हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी, उसका भी बताएंगे, और फिर पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, उनका भी हम केमिकल नाम बताएंगे। तो ये आप याद रखेंगे। एरिथ्रोसाइट किसको कहते हैं? आरबीसी को। इसके बाद में आरबीसी की खोज पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो आपके जो बैक्टीरिया की खोज जिन्होंने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, इन्होंने ही आरबीसी की खोज भी की थी। अगला है 5 से 5.5 मिलियन, यानी कि आप जो एक एडल्ट होगा या कहें स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना आरबीसी होनी चाहिए? तो लगभग 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर 100 ml, और ये भी किसमें? हीमोग्लोबिन में। यानी कि हीमोग्लोबिन में कितने? 100 ml। आप कहें कि हीमोग्लोबिन में कितनी? 5 से लेकर 5.5 मिलियन आरबीसी होनी चाहिए। याद रखेंगे, संख्या में अगर हम बात करें तो आरबीसी सबसे ज्यादा होंगी, उसके बाद में आपकी प्लेटलेट्स होंगी, और सबसे कम मात्रा में आपकी डब्ल्यूबीसी होंगी। क्योंकि जो आरबीसी हैं वो मिलियंस में होंगी, प्लेटलेट्स आपकी लाख यानी लाख में होंगी, और डब्ल्यूबीसी आपकी 1000 में होती हैं। और यही बात करें हम इनकी, अगर ये किसमें थी? क्वांटिटी में थी, ये संख्या में थी। और अगर हम बात करें इसके साइज की, तो साइज में क्या होगा? सबसे छोटा साइज होता है आरबीसी का। सबसे छोटा साइज किसका होगा? आरबीसी का। उससे बड़ा प्लेटलेट्स का, और सबसे बड़ा किसका होगा? तो डब्ल्यूबीसी का। आकार किसका बड़ा होगा? डब्ल्यूबीसी का। और संख्या में कौन ज्यादा होंगी? आरबीसी। बाकी प्लेटलेट्स आपकी मिडिल में पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे 5 से 5.5 मिलियन पर 100 ml क्या होनी चाहिए? आपकी आरबीसी होनी चाहिए। और इससे कम हुई तो आपको क्या होगा? खून की कमी हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एनीमिया। किस किस तरीके से एनीमिया होती है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। और बात करें यदि आरबीसी के आकार की, तो ये कैसा होता है? आकार इसका द्विअवितलाकार यानी कि बाइकानकेव होता है। आपने देखा होगा दर्पण या लेंस में पढ़ा होगा अवतल क्या होता है, तो ये दोनों तरफ से अवतल दिखाई देती है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे?
द्विअवतलाकार बोलते हैं, बाइकॉनकेव बोलते हैं। अगला है इसकी उत्पत्ति कहाँ होगी, तो जहां ब्लड की उत्पत्ति होती है, और ब्लड में आपकी बात करें यदि सेल्स में, सभी सेल्स की अगर हम बात करें तो ये लगभग 98% सेल्स होती हैं, बाकी की 2% में आपकी WBC और प्लेटलेट्स होंगी। तो ज्यादा सेल्स कौन सी हैं, RBC, और RBC में ही होता है आपका हीमोग्लोबिन जो कि लाल रंग दिखाते हैं, तो इसीलिए ये ब्लड जो है लाल होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है, RBC की है। तो इनका उत्पत्ति कहाँ होगी, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। बोन मैरो क्या होता है ये अभी हम बता चुके हैं। अगला है इनकी मृत्यु। होता क्या है, हमारे शरीर में सेल्स का निर्माण होता रहता है और ये अपने आप को खत्म भी करती रहती हैं। कहने का मतलब सेल्स जो है बनती और बिगड़ती रहती हैं। तो इनका जो है निर्माण कहाँ होगा, बोन मैरो में, और ये खत्म कहाँ पर होंगी, यानी कि इनकी डेथ कहाँ पे होगी, तो आपके लीवर या फिर स्प्लीन में। स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, प्लीहा, या फिर कहीं कहीं आपको तिल्ली भी लिखा मिलता है, तिल्ली। तो तिल्ली या फिर प्लीहा या स्प्लीन, इनकी मृत्यु होगी, और कभी कभी क्या होता है ये लीवर में जाकर भी मरती हैं। तो स्प्लीन में ज्यादातर मरेंगी, ज्यादातर इनकी जो डेड होगी वो कहाँ होगी, स्प्लीन में ही होगी। ज्यादातर ज्यादा इनका जो डेथ होगी वो कहाँ होगी, स्प्लीन में होगी। आगे लिखा हुआ है आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ऐसा होता है जब ये आरबीसी इमेच्योर होती है यानी बन रही होती है, तब इनमें केंद्रक होता है, और उसके बाद में जैसे जैसे ये परिपक्व होती जाती हैं और इनमें केंद्रक गायब हो जाता है। केंद्रक गायब होने के बाद क्या होता है, आरबीसी में अधिक क्या होगा, जगह मिलेगी, और अधिक जगह मिलेगी तो ये क्या करेंगी, ज्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर पाएंगी, ज्यादा ऑक्सीजन ले जा पाएंगी अपने साथ। याद रखेंगे आरबीसी में जो एचबी होता है यानी हीमोग्लोबिन होता है, इसी के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, और यही यानी कि हमारा खून या कहें हमारा हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो जब इसमें क्या होगा, आरबीसी में केंद्रक नहीं होगा तो यहाँ पर स्पेस ज्यादा होगा, और ज्यादा स्पेस होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा ले जा पाएंगे। तो यहीं पर हीमोग्लोबिन क्या करता है, अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ता है और फिर पूरे शरीर में ले जाता है। तो क्वेश्चन एक ये पूछा जाता है कि आपके शरीर में कैसी ऑक्सीजन होती है, तो आप याद रखेंगे कैसी ऑक्सीजन होती है, तो आप याद रखेंगे ऑक्सी, यानी किस नाम से उसको बोलते हैं, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये आपका बन जाता है Hb और O2 मिलकर के। तो ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में रहती है, यानी ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ करके पूरे शरीर में रहती है। आगे बढ़ें, आगे है हमारा स्प्लीन में पुनर्निर्माण भी होता है। आरबीसी की डेथ कहाँ होगी, स्प्लीन में ही। और क्या होता है, कभी कभी इनका पुनर्निर्माण भी यही होने लगता है, यानी यहाँ फिर से रीजनरेट होने लगते हैं। जो नई नई बनेगी वो अस्थि मज्जा में बनेगी, और कभी कभी क्या होगा, इनकी डेथ होगी और ये फिर से जीवित होंगी या फिर से बनेंगी, तो वो कहाँ पे होंगी, स्प्लीन में ही। इसीलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, यानी कि ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में ब्लड बैंक किसको कहेंगे, तब आप बताएंगे स्प्लीन यानी कि प्लीहा या फिर तिल्ली को कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आरबीसी का पुनर्निर्माण भी होता है। अगला है स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। कब्रिस्तान क्यों कहते हैं, क्योंकि आरबीसी आकर के यहीं पर मरती हैं, या आरबीसी की डेथ यहाँ पर होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं। और यहाँ पर रीजनरेट हो जाती है यानी पुनः निर्माण होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो नाम याद रखेंगे, ब्लड बैंक और कब्रिस्तान किसको कहेंगे, आपका स्प्लीन को, प्लीहा को या फिर तिल्ली को। अगला लिखा हुआ है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करती हैं। सॉरी यहाँ पे आरबीसी होगा, हाँ मतलब आरबीसी जो है आपका, ये क्या करता है, ऑक्सीजन का और
कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करती हैं, संवहन करती हैं, यानी कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाती है और पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आती है। ये हम पढ़ चुके हैं श्वसन तंत्र में कि किस तरीके से आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। तो ये हम कहाँ पढ़ चुके हैं, श्वसन तंत्र में बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। बस इतना याद रखना है यहाँ पर कि जो आपका हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को ले जाता है पूरे शरीर में, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और उसके बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संवहन करना भी किसका काम हो गया, आपके आरबीसी का। अगला है रंग लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, ये हम पीछे बात कर चुके हैं। इतना सिर्फ याद रखेंगे, जो एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन का होता है वो कितना होना चाहिए, तो लगभग 13 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। क्या बोलेंगे, पर डेसीलीटर, यानी कि एक डेसीलीटर में 13 से 16 ग्राम क्या होना चाहिए, हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और अगर इससे कम है तो आपको खून की कमी मानी जाएगी, जिसको डॉक्टर कहते हैं एनीमिया होती है। अगला लिखा हुआ है आरबीसी की कमी को क्या कहते हैं। तो अगर आरबीसी की कमी हो गई तो जाहिर सी बात है ब्लड की कमी हो जाएगी, तो कोई ना कोई एनीमिया होगी, जिसको हम नाम देते हैं एरिथ्रोसाइटोपिनिया। कमी को क्या बोलेंगे, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। और ये एक प्रकार का रोग कौन सा हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा, यानी कि इसको कहते हैं खून की कमी हो जाएगी। अगला है कभी कभी क्या होता है आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसिथीमिया। क्या बोलेंगे, पॉलीसिथीमिया। किसको, जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। इसके बाद में अगला है परनीसियस एनीमिया। ये परनीसियस एनीमिया क्या होता है, एनीमिया है तो जाहिर सी बात है कि आपके ब्लड जो है कम होगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी। तो क्यों कम होगी, देखिए आरबीसी परिपक्व नहीं हो पाते हैं और आरबीसी की संख्या में कमी आ जाती है। कहने का मतलब किसी न किसी वजह से आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाती हैं, और जब मैच्योर नहीं होंगे तो क्या होगा, आरबीसी की संख्या में कमी आएगी, और जब आरबीसी कम हो गई तो यानी कि ब्लड कम हो गया, और ब्लड कम हुआ तो क्या बोलेंगे, एनीमिया बोलेंगे। और ऐसी एनीमिया को क्या बोलते हैं, परनीसियस एनीमिया बोलते हैं। अगला है सिकल सेल एनीमिया। ये क्या होता है, तो यह एक आनुवांशिक रोग है, ये याद रखेंगे, जेनेटिक डिसीज है। क्या, सिकल सेल एनीमिया। सिकल मीन्स होता है हंसिया, तो इसमें क्या होता है आरबीसी का आकार कुछ हंसिए के आकार का हो जाता है, और इस कारण क्या होगा, इसमें भी आरबीसी में भी क्या होगा, संख्या में कमी आ जाएगी, और फिर से जब आरबीसी कम हो गई तो ब्लड कम होगा, और ब्लड कम हुआ तो एनीमिया हो जाएगा। तो क्या है, ये भी आरबीसी जो है हंसिया के आकार की हो जाती है, और आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है। जब आरबीसी की संख्या में कमी हो गई तो ब्लड में कमी होगी, और ब्लड में कमी हुई तो एनीमिया कहलाएगी। तो इस तरीके से आपके ये थे ब्लड के बारे में, जिसमें आज हमने क्या क्या पढ़ा कि ब्लड क्या है। तो उसके बाद में हमने ब्लड के कंपाउंड्स यानी कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, प्लाज्मा और सेल्स के बारे में, प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा। सेल्स में हमने क्या पढ़ लिया है, आरबीसी आपका पढ़ लिया है। अब हमें क्या पढ़ना है, आरबीसी पढ़ लिया है, और आरबीसी की कमी से कुछ डिसीज थे यानी रोग थे वो पढ़ लिए हैं। और अब हमें पढ़ना है डब्ल्यूबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी के प्रकार पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। इनसे भी संबंधित कोई बीमारियां होंगी हैं, मतलब वो भी पढ़ेंगे अगली क्लास में, यानी कि कल। आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा कंटेंट और कैसी लगी आपको क्लास। थैंक यू।